आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं वे किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। पत्रकारिता जगत में अपने व्यापक अध्ययन और सटीक खबरों के चलते इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं हेमंत कुमार। पत्रकारिता के सफर के दौरान इन्होंने चीन और तिब्बत के जटिल संबंधों पर व्यापक अध्ययन किया हुआ है। तो आइए जानते हैं इनसे कि चीन और तिब्बत के जो संबंध है उसके बारे में इनसे आज जानकारी लेंगे और बातचीत करेंगे। हेमंत जी, शुक्रिया शुक्रिया। हेमंत जी, दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती हैं। आप इस मामले को कैसे देखते हैं? ये बड़ा आपने सवाल पूछा। इसका जवाब तो बहुत किसी के पास भी नहीं है अभी, क्योंकि पूरा चीन और जो तिब्बतन कम्युनिटी है उनके बीच ये एक यक्ष प्रश्न जैसा है सारा। अगला देखिए, एक पहले ये समझने वाली बात होती है कि जो तिब्बतन जो एक सोसाइटी है और जो ये समाज है पूरा, इसमें एक रीइंकार्नेशन का एक सिस्टम होता है, उसको तुल्कु सिस्टम कहते हैं सारे। कि आप जो बहुत लामाज होते हैं, बहुत विद्वान लामाज होते हैं, उनको अपना पुनरावतार या की एक छूट रहती है सारी। तो दलाई लामा जी भी एक तुल्कु है और उनका पुनरावतार होता रहा है। 14वें दलाई लामा है, 15वें दलाई लामा होंगे आगे के सारे। लेकिन अब स्थिति बड़ी सीरियस से बड़ी गंभीर है पिछले मतलब इनके पूरे टेन्योर से लेके सारे, क्योंकि चाइना बराबर हर रोज हर हफ्ते या इस तरह की स्टेटमेंट्स आती रहती है कि दलाई लामा वो बनेगा जो चाइना चाहेगा, जिसको चाइना मंजूरी देगा। जो ये लोग हैं जो तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल है और जो दूसरे ये तमाम, इनका ये कहना है कि चीन का कोई ऐसा मंजूरी का मसला नहीं है, तो हम अपने हिसाब से देखेंगे। एक एक बात तो ये है, हम ये जरूर हो सकता है उसमें कि आने वाले टाइम में, क्योंकि दलाई लामा जी ने भी कई बारी स्टेटमेंट्स दी है कि हो सकता है कोई हिंदुस्तान से ही अगला दलाई लामा हो सकता है हम ये दलाई लामा संस्था ही ख़त्म कर दें। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स बीच बीच में हैं। लेकिन ये पक्का है कि हो सकता है कि आने वाला समय दो दलाई लामा देखे, कि ये भी अपना दलाई लामा बनाए और चीन भी अपना दलाई लामा बनाए। जैसे अभी पंचेन लामा के बारे में पहले हो चुका है कि पंचेन लामा जो दलाई लामा जी के बाद दूसरी पावरफुल जो एक ओहदा है तिब्बतन, उसमें दलाई लामा जी ने और जो तिब्बतन जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल और सारे लोग, पंचेन लामा की मृत्यु के बाद नया पंचेन लामा घोषित किया और वो इतनी तेजी से गायब हुआ कि आज तक उन पंचेन लामा का कहीं पता ही नहीं है, और चीन ने अपना पंचेन लामा बना लिया और वही कर रहा है पूरा सारे कार्यक्रम पंचन लामा जी के हिसाब जो भी उन्होंने बनाया है वहाँ पे उनके हिसाब से हो रहे हैं। तो दलाई लामा जी के जो आप कह रहे हैं कि अगला उत्तराधिकारी को लेके, ये एक बड़ा ही मतलब ऐसा सवाल है जिसका जवाब कि अभी इस वक्त कोई देना भी नहीं चाहेगा और किसी के पास होगा भी नहीं। सब देख रहे हैं कि देखें क्या क्या करते हैं। यहाँ जो धर्मशाला में रह रहे हैं लोग, जो मैक्लोडगंज में रह रहे हैं, उनकी कुछ और योजना है, चला हुआ है अंदर खाते, बहुत सीरियस इस उसमें काम चला हुआ है सारा। हेमंत जी, तिब्बत के संदर्भ में भारत चीन रिश्ते का भविष्य कैसा रहेगा आपकी नजर में? देखिए, भारत चीन का रिश्ता और तिब्बत का जहाँ तक मसला है, उसमें हमें ये समझना होगा पहले तो कि बहुत सालों से तिब्बत का कोई जिक्र नहीं है दोनों के बीच में। मतलब एज ए नेशन हम लोगों ने, हिंदुस्तान ने, तो आप ये कहें कि मुंह बंद ही रखा है बहुत सालों से, हम कुछ कह ही नहीं रहे हैं। निश्चित तौर पे जब दलाई लामा का पलायन वहाँ से हुआ, भाग के यहाँ हिंदुस्तान में आए, उस वक्त बहुत ख़राब रिश्ते हुए इस वजह से, दलाई लामा जी की वजह से। 62 की वार हुई। मैं ये नहीं कहता कि उसमें दलाई लामा ही कारण है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक वजह थी दलाई लामा जी भी कि हमने वहाँ पे शरण दी हुई है हिंदुस्तान में। लेकिन 70-80 के दशक के बाद चीज़ें बड़ी चेंज हुई है दोनों मुल्कों के बीच में, चीन और हिंदुस्तान के बीच में। दलाई लामा जी यहाँ है, सरकार यहाँ पे उनके निर्वासन में इतने तिब्बती यहाँ पे रह रहे हैं। इसके बावजूद हमने तिब्बत को लेके मैंने तो कभी कोई बयान एज ए गवर्नमेंट हिंदुस्तान का सरकारी तौर पे कभी सुना ही नहीं।
मतलब इतने साल मुझे जर्नलिज्म में हो गए, मैंने नहीं कभी सुना। और बहुत सारे चेंज आए। बहुत पहले हमने मान लिया था कि जो तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र है वो चीन का भाग है, चीन का हिस्सा है। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी गए, 2003 की बात है शायद, तब भी ये मान लिया गया कि हम मानते हैं कि तिब्बत जो है चीन का हिस्सा है। मनमोहन सिंह जी ने उसके बाद उसी तरह की स्टेटमेंट दी। अब टू अब जो हमारे अब के प्रधानमंत्री मोदी जी, हम उसी पे ही स्टैंड कर रहे हैं कि जो तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र है वो चीन का हिस्सा है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में कोई दोनों देशों के बीच जो संबंध है उसमें कोई तिब्बत का रोल हो, बड़ा भूमिका ऐसी होगी। वो उसकी वजह ये है कि हम तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। या तो हम कोई एग्रेशन हमारा इस तरह का हो, या हम कोई इस तरह में गंभीर हो कि तिब्बत आज़ाद होना चाहिए, तिब्बत को अलग उस तरह से होना चाहिए, दलाई लामा जी वापस जाने चाहिए और उनको पूरी स्वतंत्रता वहाँ से, ऐसी तो हम बात ही नहीं कर रहे कोई भी। तो मुझे नहीं लग रहा है कि हाँ, अब ये दलाई लामा जी का पुनरुत्थान वाला जो मसला होगा, जो अगला उत्तराधिकारी, जो उसमें कुछ ना कुछ रहेगा, पर तब की तब देखी जाएगी। फिर मुझे अभी लगता है कोई संबंधों पे इस तरह का कोई असर नहीं दिखता कोई ऐसा। हेमंत जी, क्या दलाई लामा का उत्तराधिकारी कोई महिला या कोई भारतीय हो सकता है? नहीं, वो थोड़ी सी बात पहले हमने कह दी इस बारे में। ये खुद दलाई लामा जी ने कहा था ना कि मजाकिया वे में था, मजाकिया टोन में, कि महिला भी हो सकती है। तो आज तक महिला कभी तिब्बत में सॉरी महिला कभी भी दलाई लामा नहीं बनी है। और वो ये भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान नहीं, उन्होंने जो इस तरह से कहा था मेरा ख्याल बात, कि किसी गुलाम जगह पे नहीं होगा अगला दलाई लामा, किसी जो आज़ाद मुल्क है वहाँ से होगा। तो हम लोगों ने कुछ ऐसा मान भी लिया कि पता नहीं वो हिंदुस्तान की बात नहीं कह रहे हो, भाई यहाँ से कुछ हो सकता है सारा अगला दलाई लामा। लेकिन ये बहुत अभी इसमें बहुत पेच है। आने वाले टाइम में इसमें बहुत सारा विवाद भी हो सकता है। और मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि ये आखिरी दलाई लामा है जो इतने पावरफुल थे, इतने प्रसिद्ध थे। ना इनसे पहले कोई इतना रहा, ना इनसे बाद होगा। मान लीजिए चीन अपना दलाई लामा बनाता है, ये अपना बनाते, तो भी डिस्प्यूट रहेगा। एक नंबर 2, जो अब तक के जो दलाई लामा हुए हैं, 1-2-3 पहले के दलाई लामा को छोड़ के, वो ढूंढा जाता है दलाई लामा की, जब दलाई लामा जी नहीं रहते हैं तो एक कमेटी बनती है नया दलाई लामा ढूंढने के लिए। और वो फिर कुछ स्वप्न आते हैं, कुछ संकेत मिलते हैं, उसके संकेत के हिसाब से कोई छोटा बच्चा देखा जाता है, उसको ढूंढता है। बड़ा टाइम, सालों साल, 2-3 साल का उसमें ज़्यादा भी टाइम लगता है। सर्च कमेटियां जाती है, फिर वो ऐसा बालक ढूंढते हैं जैसे संकेत मिलते हैं, फिर उसकी परीक्षा होती है और फिर बोलते हैं कि अब ये दलाई लामा है कि नहीं है सारा। ये एक प्रचलित जो अभी तक ऐसा होता रहा है ज़्यादातर। लेकिन अब अगर इसी सिस्टम से अगले दलाई लामा चुने गए तो निश्चित तौर पे वो कोई चर्चा में नहीं होगा, क्योंकि वो बालक होगा, 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का। और जब पता नहीं वो कभी अपने हिसाब से कोई डिसीजन लायक बनेंगे उस तरह, तब पता नहीं दुनिया कहाँ पहुँच चुकी होगी, चीन कहाँ होगा, या हम किस तरह से होंगे और किस तरह की होगी। तो आखिरी दलाई लामा ये जो इस तरह से है वो होंगे। इंस्टीट्यूशन ही ख़त्म कर देते हैं तब भी चीज़ें वैसी तब भी आखिरी दलाई लामा होंगे। एक और तरीका है जो दलाई लामा के चुनने का है, अभी देखें उसमें कुछ बात बनती है कि नहीं बनती है। तो ज़रूरी नहीं कि अगला दलाई लामा कोई बालक ही हो, अगर ये चुनते हैं, कोई वो अडल्ट भी हो सकता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जी। तो ये थे हमारे साथ हेमंत कुमार जी, जिन्होंने हमारे सभी प्रश्नों का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया और चीन और तिब्बत की जो जटिल रिश्ते हैं, संबंध हैं, उनको लेकर भी काफ़ी जानकारी दी।